जय हिंद दोस्तों। आज है 14 फरवरी और आज हम 14 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन किया गया। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? यानी आपको इस प्रश्न में बताना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कुल लंबाई कितनी अनुमानित है। साथियों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कुल लंबाई जो प्रोजेक्टेड है वो है 1386 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा 1386 किलोमीटर। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है उसे देख लेते हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसेटा सेक्शन को अब यातायात के लिए खोल दिया गया। यानी जिस दिन उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो इसी सेक्शन को खोला गया है, दिल्ली दौसा लालसोटा सेक्शन। अब इससे क्या हुआ है कि दिल्ली से जयपुर जो सड़क मार्ग है वो अब 5 घंटा की जगह पर आप मात्र 3.5 घंटा में कवर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की कुल लंबाई है 1386 किलोमीटर। वहीं इसका बजट है 98,000 करोड़ रुपए और इसमें जो कुल लेन की संख्या है वो है 8। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो ये कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। और जब यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बन जाएगा तब यह सड़क मार्ग की जो डिस्टेंस है 24 घंटे की जगह पर मात्र 12 घंटे लगेंगे। इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इट माइट बी पॉसिबल कि आपको जब यह प्रश्न मिल जाए एग्जाम में तो वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। आपने हाल ही में देखा था फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन यह फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोरक्को की मेजबानी में आयोजित, यहां ध्यान दीजिएगा, मोरक्को की मेजबानी में आयोजित फीफा क्लब वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? तो साथियों, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का विजेता जो है 5वीं बार रियल मैड्रिड रहा है और रियल मैड्रिड ने अल हिलाल क्लब को हराया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड क्लब। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन बना। वही इसका मेजबान करता था मोरक्को। यानी फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, उसका मेजबान करता कौन था? तो मोरक्को था। और ये जो रियल मैड्रिड है वह कौन सा क्लब है? स्पेनिश क्लब है। और इस स्पेनिश क्लब ने सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल को 5-3 से शिकस्त दिया है। एक प्रश्न जो आपको यहां से याद रखना चाहिए कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये आगे आने वाले यानी 2023 और 24 में जितने भी एग्जाम होंगे ये प्रश्न बनने वाला है। देश का पहला नगर निगम कौन है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? मुंबई नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, इंदौर नगर निगम या पटना नगर निगम? तो इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। हाल ही में इंदौर नगर निगम ने सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यह देश में म्युनिसिपल बॉन्ड का पहला पब्लिक इशू है। ग्रीन बॉन्ड जो होता है वो पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं के लिए धन, यहां धन काट दीजिएगा, धन जुटाने के साधन होते हैं। यानी पर्यावरण हितैषी प्रोजेक्ट में धन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? एक जरिया होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंदौर नगर निगम, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न आपको पीसीएस के एग्जाम में अक्सर देखने को मिल सकता है। किस देश के द्वारा विरोध जताने के लिए टोय टोय नृत्य नृत्य किया जाता है? तो साथियों, एक टोय टोय जो है वह नृत्य है। किस देश के द्वारा विरोध जताने के लिए टोय टोय नृत्य किया जाता है? ये जो आपको जहां पर भी मैं अमेंड कर रहा हूं आपको पीडीएफ में ये अमेंडेड रूप में मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी तुर्की और डी दक्षिण अफ्रीका। साथियों, विरोध जताने के लिए टोय टोय नृत्य जो है वह दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ये थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको।
दक्षिण अफ्रीका में लोग विरोध जताने के लिए सार्वजनिक रूप से मिलकर टोइटो नृत्य यानी डांस करते हैं। इसकी शुरुआत जो है अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरोध के स्वरूप हुई थी। इस डांस में लोग क्या करते हैं? इस डांस में लोग तेज गति से अपने पैरों को जमीन पर पटक कर अपना विरोध प्रकट करते हैं। याद रखिएगा, टोइटो नृत्य जो है विरोध जताने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। अगला प्रश्न है जैन मंदिर से। साथियों, देश का पहला ऐसा जैन मंदिर जो कमल के आकार का है किस राज्य में स्थित है? हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो देश का पहला ऐसा जैन मंदिर जो कमल के आकार का है वह है मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इसका जो नाम है वह है वीरगोदय तीर्थ। देश का पहला कमल आकार का जैन मंदिर है और यह है दमोह डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, पथरिया में। और इसकी जो ऊंचाई है, कुल जो जमीन से लेकर शिखर तक का जो ऊंचाई है वह है 171 फीट। वही मूर्ति की कुल ऊंचाई है 81 फीट। यहां पर एक चीज और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि एक महोत्सव अभी चल रहा है वर्तमान में, उसको बोलते हैं पंच कल्याणक महोत्सव। तो इस महोत्सव को याद रखिएगा। आपसे हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से मंदिर को डायरेक्ट कमल के आकार का मंदिर ना पूछे, हो सकता है ये पूछ देते कि पंच कल्याणक महोत्सव का संबंध किस धर्म से है। याद रखिएगा, पंच कल्याणक महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? तो वो है जैन धर्म। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस से। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आपके पास ऑप्शन है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ऑप्शन बी, आई वोट फॉर कंट्री। ऑप्शन सी, आई वोट फॉर माई राइट। एंड ऑप्शन डी, नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन। साथियों, जो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को, जैसा कि आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे जो है वह मनाया जाता है 25 जनवरी को हर वर्ष। तो इसका जो थीम था वह है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये था थीम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 आपसे पूछे या 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछे और उसका थीम पूछ ले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप कहीं ना कहीं एक प्रश्न आप एग्जाम में देख सकते हैं। नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पहला बार नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था वो मनाया गया था 25 जनवरी 2011 में। तो यह भी डेट याद रखिएगा कि फर्स्ट इवर वोटर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी 2011। अब इलेक्शन कमीशन की स्थापना की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यह प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत। अगर इसके अनुच्छेद से संबंधित बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब है कि संवैधानिक एक संस्थान है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे संबंधित यानी इसे जुड़े हुए अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो है संविधान का, वह इसकी पावर, फंक्शन, टेन्योर और एलिजिबिलिटी की बातें करता है। आपको बताना है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। ये प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 सदस्य होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इनको असिस्ट करने के लिए 2 मेंबर होते हैं। तो वर्तमान में 3 सदस्यीय टीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और इनकी नियुक्ति होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनका टेन्योर अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में तो इनका टेन्योर होता है 6 ईयर या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच वर इज अर्लियर। यानी या तो सबसे पहले ये एज पूछ जाए या ये टेन्योर पूछ जाए, दोनों में से कोई एक पूछ जाता है वही उनका टेन्योर कंसिडर किया जाएगा। तो याद रखिएगा टेन्योर होता है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंबर इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर सभी का एक समान होता है 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। एक बार फिर से इस स्लाइड को मैं कवर करता हूं ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट स्लाइड हमेशा याद रहे। सबसे पहले चीज आपने देखा कि नेशनल वोटर्स डे हमेशा 25 जनवरी को मनाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा
पहली बार देश में नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को। यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर, फंक्शन, टेन्योर और एलिजिबिलिटी की बातें कही गई है। आपको बताना है इस प्रश्न में कि प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी मेंबर होते हैं इनकी नियुक्ति होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं इनकी टेन्योर तय किया गया है 6 ईयर या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। इतनी चीजें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है। तो अभी हाल ही में राज्यपालों को सफलिंग की गई है और अब आपको बताना है कि बिहार के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान। अब फागू चौहान के जगह पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया है बिहार के नए राज्यपाल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। थोड़ा सा हम जो सफलिंग हुआ है उसकी सूची एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फागू चौहान जो थे पहले बिहार के थे, अब इनको मेघालय का नया जो राज्यपाल बना दिया गया है। वहीं पहले जो मेघालय में थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, अब उनको बिहार का नया राज्यपाल बना दिया। तो ये दोनों तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फागू चौहान पहले बिहार के थे, अब वो मेघालय में चले गए। वहीं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहले मेघालय में थे, अब वो बिहार में आ गए हैं। रमेश बैस झारखंड में थे पहले, अब वो चले गए हैं महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के नया राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। वहीं अनुसुईया उइक जो है अब मणिपुर के नया राज्यपाल बन गए हैं। वहीं विश्वभूषण हरिचंदन जो है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। और बीडी मिश्रा जी को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया। याद रखिएगा, लद्दाख में राज्यपाल नहीं होता है, केंद्र शासित प्रदेश है, उपराज्यपाल वहां होता है। अब बीडी मिश्रा को उपराज्यपाल इसलिए वहां लद्दाख में बनाया गया क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे की मंजूरी कर ली है। तो वहां के जो उपराज्यपाल थे, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है डॉक्टर बीडी मिश्रा को। और डॉक्टर बीडी मिश्रा इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो एक चीज जो यहाँ पर इन लिस्ट के अलावा जो आपको देखना है वो ये कि उपराज्यपाल या राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और ये अपना त्यागपत्र, यानी राज्यपाल या उपराज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो वह भी अब राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है आपके आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल ने भारी तूफान मचाया। अब आपको बताना है कि इनमें से किस देशों में गैब्रियल ने भारी तूफान मचाया है। याद रखिएगा, तूफान का नाम गैब्रियल। साथियों, गैब्रियल तूफान जो है वह न्यूजीलैंड में आया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न से तो आप वाकिफ होंगे, तुर्की में हाल ही में भूकंप आया था। तो अब आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत के द्वारा यानी एनडीआरएफ के द्वारा तुर्की में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है भूकंप जो पीड़ित है उनको मदद करने के लिए। तो आपको मालूम होगा कि एनडीआरएफ के द्वारा तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो है भारत काफी मदद कर रहा है तुर्की को, और तुर्की के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है भारत के स्टेप को। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। अन्य ऑपरेशनों की बात करें अगर हम, तो ऑपरेशन राहत जो है यमन में चलाया गया था भारत के द्वारा। वहां से एयरलिफ्ट किया गया था, जो युद्धग्रस्त क्षेत्र था यमन, वहां से एयरलिफ्ट किया गया था इंडियन लोगों को, तो ऑपरेशन राहत चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन से लोगों को वापस जब लाया गया था देश में, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन अलर्ट की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन अलर्ट जो है वो बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा है, कच्छ के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा देश का पहला लिथियम भंडार का पता लगाया गया है। साथियों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। देश का पहला, कोई भी चीज अगर आपको पहला दिख जाए तो उसको आपको याद रखना है। देश का पहला लिथियम भंडार, वो भी लिथियम भंडार जो है
कहां पर पता लगाया गया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं लिथियम भंडार। यहां पर देखिए, द कंट्री फर्स्ट लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन फरवरी 9। अब ये किसने पता लगाया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पता लगाया है। अब इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 5.9 मिलियन टन रिजर्व आपको लिथियम का मिला है, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल मिनरल है भारत के लिए। और आप मान के चलिए कि बैटरी के लिए ये काफी रिक्वायर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल में इसका काफी मदद होता है आपको लिथियम आयन का। लिथियम फॉल्स इन वेरी क्रिटिकल रिसोर्स कैटेगरी विच वाज नॉट अर्लियर अवेलेबल इन इंडिया। ये जो लिथियम है वो क्रिटिकल रिसोर्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है और ये पहले इंडिया में नहीं था। इसके लिए हम टोटली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, यानी 100% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे लिथियम आयन के। अब चूंकि 5.9 मिलियन टन रिजर्व जेएनके में मिल गया है, तो इससे क्या होगा कि जो डिपेंडेंसी है आयात पर वो घट जाएगी। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह के क्षेत्र में होगा और सोलर प्लेट के बनाने में होता है इसका, और बैटरी वगैरह में जो भी है वो लिथियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200वीं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इस प्रश्न को। यहां पर देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, और कहां हुआ था? टंकारा, जो कि गुजरात में पड़ता है। याद रखिएगा, 12 फरवरी 1824 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था और यह एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम था मूल शंकर। और ये दोनों प्रश्न को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना किया था और इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, बहुत ही फेमस नारा है, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है वह दयानंद सरस्वती जी का ही दिया हुआ है। तो इतनी बातें आज के करंट अफेयर से आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।